हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि हमें कैसे ये पुनः मूल्यांकन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसको आईएमपी मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, 3 मार्क्स में पूछते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना होता है, क्या है यहाँ पे। तो पहले बार रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां लिखिए। यहाँ पे बोला है कि हमें पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टियां लिखनी है। प्रविष्टियां का मतलब यहाँ पे हो जाता है रोज नामचा लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है? रोज नामचा। तो यहाँ पे मैं रोज नामचा लिख देता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे रोजनामचा लिखना है। अब रोजनामचा लिखने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो आपको याद रखना हमेशा जरूरी है। पहला चीज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हाँ एक चीज और, ये सवाल शुरू करो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने इसके 2 वीडियोस पहले बनाए हैं, पुनः मूल्यांकन से जुड़ा हुआ 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके उन दोनों वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्या कम समझ में आएंगी। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हर बार मैं हर सवाल करवाने से पहले डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए, याद आ जाए। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा है या हमें मिलने वाला है, ध्यान से सुनना, जो हमारा है या हमें मिलने वाला है उसको हम कहते हैं संपत्ति। उसको हम क्या कहते हैं? संपत्ति। और जो दूसरों का है या हमें चुकाना है, ध्यान से समझना, क्या है? हमें चुकाना है, हम उसको क्या कहते हैं? दायित्व। और संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार। और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। ये आपको याद रखना है, संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। इसको थोड़ा ढंग से मैं लिख देता हूं, उधार और ये जमा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये मैंने आपको क्यों बताया। देखो, मैंने बताया था कि 2 चीजें होंगी, तो फायदा होगा तो नुकसान होगा। तो संपत्ति और दायित्व, ठीक है, 2 चीजें हैं। संपत्ति में या तो क्या होगी? वृद्धि होगी, या तो क्या होगी? कमी। संपत्ति के वृद्धि होने का मतलब हम बोलेंगे फायदा। सिंपल सी बात है, संपत्ति बढ़ गई तो हमारा फायदा हुआ, पर वही संपत्ति अगर कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नुकसान। लेकिन अगर दायित्व बढ़ गया तो दायित्व बढ़ना मतलब हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि अब हमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और दायित्व कमी होने का मतलब हमें हो गया है फायदा। ये ही बातें आपको याद रखनी है। और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि इन सभी की असर जो हमें कहाँ दिखाना होता है? पुनः मूल्यांकन खाते। कहाँ दिखाना होता है? पुनः मूल्यांकन खाते। अब कैसे दिखाओगे वो समझो। मैंने यहाँ पे क्या, हमें 2 चीजें होंगी, या तो फायदा होगा तो हमें नुकसान होगा। मतलब याद रखना, अगर की फायदा हुआ, क्या हुआ? अगर फायदा हुआ तो क्या करोगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा, ऊपर मैंने पुनः मूल्यांकन लिखा है तो हमें बस जमा कर देना है। और अगर नुकसान हुआ, क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देना है? उधार कर देना है। बाकी जो दिया होगा, संपत्ति होगा तो संपत्ति का नाम दूसरा हो जाएगा, और दायित्व होगा तो दायित्व का नाम हो जाएगा। जैसे मान लो कि संपत्ति बढ़ गई तो संपत्ति बढ़ने से क्या होगा? हमें फायदा। यहाँ पे लिखा ना मैंने फायदा, और फायदा हमें क्या करना है? जमा। यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देना? जमा। तो उधार क्या कर दोगे? संपत्ति। एक बार पढ़ते हैं सवाल को, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, मतलब 5 पॉइंट है। यंत्र लिखा है कि वही कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन पुनः मूल्यांकन कीमत कितनी हुई? 80,000। मतलब शुरू में एक तरह से इसे समझो, कितना था आपके पास? 1 लाख था, लेकिन अभी कितना हो गया? 80,000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कीमत क्या हो गई? कम हो गई। कितना कम हो गया? 20,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कुछ, फिर आपको समझाऊंगा एक साथ। 20,000 क्या हो गया है? कम हो गया है। उसी तरह से जमीन है। जमीन शुरू में कितना था हमारे पास? जमीन शुरू में था हमारे पास 3 लाख का, लेकिन पुनः मूल्यांकन किया तो जमीन कितने का पता चला? हमारे पास कितने का है? तो जमीन है हमारे पास 5 लाख रुपए का। मतलब कि यहाँ पे 2 लाख की क्या हो गई है? वृद्धि। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपए क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो यहाँ पे वृद्धि। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? लेनदार। लेनदार का मतलब होता है दायित्व। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखो, शुरू में कितना था? 1 लाख था, यहाँ पे कितना है? 95,000। 1 लाख से कितना हो गया? 95,000। 95,000 मतलब 5,000 क्या हो गया है? ये कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदत्त खर्च। अदत्त का मतलब होता है चुकाना बाकी। तो चुकाना बाकी खर्च कितना था? पहले 0 था, पहले के डैश का मतलब 0 था, अब कितना है? 3,000। तो कितना बढ़ गया है? तो 3,000 बढ़ गया।
3000 क्या हो गई है वृद्धि, कहाँ पहले 0 था 3000 हो गया है। उसी तरह से अप्राप्त आय पहले कितना था 0 था, अब कितना हो गया 2000, मतलब इसमें 2000 रुपए की क्या हो गई है वृद्धि। अब तुम्हें क्लियर क्या करना है, इसमें से कौन सा संपत्ति और कौन सा दायित्व है। जैसे कि ये पहला और दूसरा क्या है संपत्ति, अदत ये लेनदार और अदत खर्च ये हमारा क्या है दायित्व, यानी लेनदार और चुकाना बाकी, और अप्राप्त आय जो हमारी ये क्या है संपत्ति। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया, दो रूल मैंने लिखवाया यहाँ पे कि संपत्ति का वृद्धि होना मतलब हमारे लिए फायदा है। तो संपत्ति का वृद्धि होना, तो पहला वाला क्या हो गया है कम हुआ है, पहला जमीन है ना, सॉरी पहला यंत्र है, और यंत्र हमारा कितना कम हुआ है 20,000 से कम हुआ है। और कम होने का मतलब ये क्या होगा, कमी होने से हमें क्या होता है संपत्ति का नुकसान। तो जो पहला रोजनामचा बनेगा, देखो रोजनामचा कैसे बनेगा, कम हुआ, तो कम होना है तो कम होने को हमें क्या करना है उधार, कम होने से नुकसान हुआ और नुकसान को हमें क्या करना है उधार। लेकिन उधार कहाँ दिखाना वो याद रखना है, उधार हमें दिखाना है पुनः मूल्यांकन खाते। तो जो रुद्रांचा बनेगा वो क्या बनेगा वो देखो, तो हमें लिखना होगा पुनः मूल्यांकन खाते उधार। क्या लिखना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन खाते उधार। और किस चीज में, यहाँ पे देखो नुकसान किस चीज में हुआ है, तो नुकसान हुआ यंत्र। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखना होगा यंत्र खाते जमा। कितना हुआ है, तो यहाँ पे रकम साइड में दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे दोनों साइड में आ जाएगा 20,000 रुपए और यहाँ पे भी आ जाएगा 20,000 रुपए। इसी तरह से हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, तो दूसरा पॉइंट था हमारा जमीन। जमीन में क्या हुआ है 2 लाख रुपए की क्या हुई है वृद्धि, और मैंने बताया वृद्धि हमारे लिए क्या है फायदा, और फायदा का मतलब जमा, तो जमा मतलब पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुनः मूल्यांकन खाते जमा। क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। अब सवाल है उधार क्या करेंगे, तो जो नाम दिया है, नाम क्या है जमीन, यानी जो चीज दिया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जमीन खाते उधार। कितना है, तो यहाँ पे हमारा जो बढ़ गया है बस हमें वही लिखना है, या घट गया हमें वही लिखना है। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए लिख दिया। उसके बाद हमारा थर्ड सवाल, यानी जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। तो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है लेनदार। लेनदार हमारे लिए क्या है दायित्व। अब यहाँ पे दायित्व में क्या हुआ है 5,000 रुपए कम हो गया है। तो कम दायित्व होना मतलब हमारे लिए क्या, कमी होने का मतलब है हमारे लिए दायित्व में फायदा। और फायदा का मतलब मैंने क्या बताया कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या करना है जमा। तो फिर से वही करो, तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा। क्या करोगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो उधार क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है, दिया क्या है लेनदार, तो यहाँ पे हो जाएगा लेनदार खाते उधार, जो दिया रहेगा वही लिखना होगा। लेनदार खाते उधार कितने से, तो हो गया है 5,000 में कमी, और वो हमें फायदा यानी कितने का हो गया 5,000 रुपए का। क्लियर है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलोगे, तो अगला पॉइंट कौन सा है वो भी देखो। तो पॉइंट अगला है अदत्त खर्च। अदत्त का मतलब क्या होता है चुकाना बाकी, चुकाना बाकी, ठीक है। चुकाना बाकी हमारे लिए क्या होता है दायित्व, क्योंकि मैंने कहा ना जो दूसरों का है जो हमें चुकाना है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि अगर हमें चुकाना है तो इसका मतलब दायित्व है, और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है जमा, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया। अगर ये सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट हो रहा है, डिटेल में समझना है, तो डिटेल में समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखना, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख जरूर दिया है, लेकिन क्या है हर बार मैं आपको इसको डिटेल में समझाने जाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो बेटर है आप इसको क्लास को देखो और नोट्स बना लो। मैंने पहले ही कहा क्लास को देखो और नोट्स बनाने की आदत डालो। ठीक है, चलो अभी आदत खर्च पे चलते हैं। आदत खर्च क्या है, हमें 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए क्या है चुकाना बाकी है, और ये हमें क्या हो गया वृद्धि हो गया, पहले 0 था। तो दायित्व का बढ़ने से, देखो दायित्व के बढ़ने से हमें क्या हो रहा है नुकसान, और नुकसान हमने क्या कहा कि पुनः मूल्यांकन के कहा जाएगा, ये उधार साइड में जाएगा। तो अब इसको एंट्री कैसे करोगे, तो एंट्री नंबर 4 क्या हो जाएगा, मैंने बोला दायित्व बढ़ने से हमें नुकसान हुआ, तो नुकसान हमें क्या करना है उधार में, किसके पुनः मूल्यांकन के। तो लिखोगे पुनः मूल्यांकन खाते उधार। तो जमा में क्या लिखोगे, जो नाम दिया था, नाम क्या दिया था अदत्त खर्च, तो वही लिख देना है अदत्त खर्च खाते जमा। और इस तरह से आपका ये एंट्री भी हो गया, रकम कितना है 3,000 रुपए, तो वो हमें 3,000 रुपए लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, नंबर 4 हमें दिया हुआ है अप्राप्त आय। नंबर 4 हमें क्या दिया है अप्राप्त आय। अप्राप्त आय का मतलब मिलना बाकी होता है, ठीक है, अप्राप्त का मतलब मिलना
बाकी है। और मैंने अभी समझाया, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा भी है कि जो चीज हमारा है या हमें मिलने वाला है हम उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति। और इसी से मुझे पता चला कि ये हमारे लिए संपत्ति है। और संपत्ति क्या हुआ है यहाँ पे देखो, तो संपत्ति यहाँ पे बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, तो देखो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे कितना हो गया 2000, यानी कितना बढ़ गया है 2000 रुपए बढ़ गया। 2000 बढ़ने से हमें क्या हुआ, वृद्धि। वृद्धि मतलब फायदा। तो यहाँ पे देखो लिखा है संपत्ति के वृद्धि होने से हमें क्या होगा, फायदा। और फायदा मतलब पुनः मूल्यांकन के जमा साइड में। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे जो 5वां एंट्री होगा यानी पुनः मूल्यांकन जमा करना है, तो यहाँ पे लिखो पुनः मूल्यांकन खाते जमा। अब उधार क्या करोगे, तो जो नाम दिया है, तो नाम क्या दिया है, अप्राप्त आय। जो दिया है वही लिखना, अप्राप्त आय खाते उधार। कितना दिया है, 2000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्राप्त आय खाते उधार 2000 रुपए। तो इस तरह से ये हो गया आपके 5 रोजनामचे। मैं आपको इसका शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, ये 5 के 5 हैं, इसको बढ़िया से लिख लेना। और रीजन यहाँ पे जो है, ये चीजें आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो भी मैंने लाइनिंग खींची है, ताकि आप इसका यूटिलाइज कर सको। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अरे ये तो पूरा मिट गया। जो भी मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींची थी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ताकि आप इसका प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाओ और अच्छे से लिख पाओ। ये नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि पूरा ही मिट जा रहा है, मिट गया। ओके, बाकी नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि उसके चक्कर में पूरा मिट जाएगा, पूरी मेहनत बेकार जाएगी। ओके, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना। बाकी ये पिछली क्लास भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उस क्लास को भी जरूर देखना। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, मैं वो सारे बता दूंगा। प्लस एक पुनः मूल्यांकन का लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि वो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये बात याद रखना है। लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का मकसद ये होगा ताकि आप जो अगला चैप्टर आने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 5 जिसको हम पढ़ बोलते हैं प्रवेश, उसको आप अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये मैंने जो आपको रोजनामचा बताया, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से लिख लेना। और ट्राई करना तो 1-2 एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए जिसमें रोजनामचा ही बनाना है, जो पहला ही सवाल है पुनः मूल्यांकन का, वो जरूर कर लेना आप। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।